नमस्कार, प्रणाम। मैं आप सबका अपना दोस्त विशु राय स्वागत करता हूं विशु वारदात तक एक और नए एपिसोड में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कहानी शुरू करें उससे पहले आप सभी लोग जितने भी साथी चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अपने अजीज दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर भी करें। आपका सपोर्ट और आशीर्वाद मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पर बनाएं। आज की जो कहानी है, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के पास एक सिरसागंज क्षेत्र पड़ता है। सिरसागंज क्षेत्र थाना के अंतर्गत एक जगह है जिसका नाम है जहांगीरपुर। जहांगीरपुर के निवासी हैं सुगम सिंह। सुगम सिंह यादव का एक लड़का रहता है उत्तम सिंह। सुगम सिंह मिडिल क्लास की फैमिली से रहते हैं। उनका परिवार जो है मिडिल क्लास का परिवार रहता है। उनका लड़का उत्तम, जिसकी उम्र लगभग 20 साल रहती है, पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तेज तर्रार रहता है। आसपास के जितने भी कॉलेज हैं उसमें टॉपर रहता है। एक दिन उसके कॉलेज में एक दौड़ प्रतियोगिता होती है जिसमें वह प्रथम रैंक हासिल करता है। वहीं उसकी एक पड़ोसी भी रहती है जिसका नाम नेहा यादव रहता है। उनके पिता का नाम दयाराम यादव रहता है। नेहा काफ़ी खुश होती हैं, जोर जोर से तालियां बजाती हैं और उत्तम को कुछ इशारे करती। उत्तम खैर इन बातों पर ध्यान नहीं देता। शाम को जब वह घर जाता है तो नेहा छत पे टहल रही होती हैं। तभी उत्तम भी अपने छत पे आता है और नेहा इशारे से उत्तम को बुलाती हैं। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाई लिखाई करते पड़ोसी रहते हैं, अमूमन बातचीत करते रहते थे। जब उत्तम उसके पास जाता है तो नेहा कहती है कि आज जो तुमने दौड़ जीती है उसके लिए तुमको शुभकामनाएं, बधाई और बहुत सारी बातें करती। अगले दिन कॉलेज में जब दोनों मिलते हैं तो नेहा देखकर उत्तम को मुस्कुराती है। उत्तम समझ नहीं पाता है। जब कॉलेज की छुट्टी हो जाती है, क्लास से सभी लोग बाहर चले जाते हैं, तो नेहा उत्तम को रोकती है और उत्तम से कहती कि उत्तम, मुझे तुमसे बात करनी है। उत्तम कहता, बताओ तुम्हें क्या बात करनी है, जल्दी करो, कॉलेज की छुट्टी हो गई है। नेहा बोलती है कि मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उत्तम मुस्कुराता है, मजाक में कहता है, लेकिन मैं तो तुम्हें पसंद नहीं करता क्योंकि तुम मेरी पड़ोसी हो, लोग क्या सोचेंगे। तो नेहा बोलती है कि इसका जवाब मुझे चाहिए। उत्तम कहता है, चलो समय आने दो, वक्त आने दो, मैं इसका जवाब तुम्हें दे दूंगा। उत्तम घर पे जाता है, बहुत कुछ सोचता है। दूसरे दिन कॉलेज आकर नेहा पूछती है कि तुमने क्या सोचा। उत्तम कहता है, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और एक दूसरे के चाहत में डूब जाते हैं। धीरे धीरे दोस्ती और उनका प्यार इतना गहरा हो जाता है कि उत्तम कभी कभी अपने बाइकों पे बैठाकर उसको घर भी ले जाता था। पड़ोसी थे इसीलिए कोई कुछ बोलता नहीं था। जो नेहा के पिताजी थे दयाराम, वह काफ़ी चर्चित व्यक्ति थे। कहा जाए कि एक तरह से वह काफ़ी बागी तेवर वाले आदमी थे, काफ़ी दबंग आदमी थे। उनको यह सब अच्छा नहीं लगता था तो वो नेहा को मना कर देते। नेहा पैदल ही अपने कॉलेज आती जाती। कभी कभी उसके पिताजी उसको कॉलेज छोड़ देते या उनके भाई उनको कॉलेज छोड़ देते। धीरे धीरे बात इतनी गहरी हो गई, इतनी बढ़ गई कि दोनों घर से चोरी चोरी एक दूसरे से छत पे मिला करते थे। कभी कभी उत्तम अपनी बाइक पे उसे बैठाकर शहर में भी ले जाता। धीरे धीरे गांव में भी इन दोनों की मोहब्बत की चर्चाएं होने लगी। जब भी उत्तम के माता पिता घर पे नहीं होते, नेहा उनके घर भी जाती। दोनों बैठकर बातें करते, समय व्यतीत करते। बात जब हद से ज़्यादा बढ़ गई तो उत्तम के पिताजी को कहीं से यह खबर मिलती है कि आपका लड़का दयाराम की लड़की के साथ उसका कुछ चक्कर चल रहा है। उत्तम के पिताजी अपने बेटे को समझाते हैं, यानी कि दयाराम उत्तम को बहुत समझाते हैं। उत्तम कुछ नहीं बोलता,
सारी बात सर झुकाकर अपने पिताजी की सुनता। कुछ दिनों बाद दोनों प्लान बनाते हैं और घर से फरार हो जाते हैं। घर से फरार होकर वह फिरोजाबाद से ट्रेन पकड़ते हैं और दिल्ली निकल जाते हैं। दिल्ली में उसका एक दोस्त रहता था। वह एक होटल की व्यवस्था करता। उसी होटल में वह ठहरते, एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते। कुछ दिन बीतने के बाद उनका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। दोनों परिवार इधर आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे थे। जो दयाराम थे काफी दबंग थे। उत्तम के पिताजी पर काफी प्रताड़ना करते, कहते तुम्हारा लड़का मेरी लड़की को लेकर भाग गया है, जहां कहीं भी है उसे जल्द से जल्द बुलाओ वरना सबको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तरह तरह की धमकियां देते हैं। कुछ दिनों बाद उत्तम के पिताजी काफी हाथ पैर मारते, जब कुछ भी नहीं पता चलता। कुछ दिनों बाद उत्तम का फोन भी स्विच ऑफ आने लगा। जब भी उसके पिताजी फोन करते उत्तम फोन कट कर देता, सिम चेंज कर देता। 10-15 दिन बाद जब उत्तम का कुछ भी पता नहीं चलता तो उनके पिताजी को शक होता है। वह पुलिस थाने जाते हैं और बताते हैं। जो नेहा रहती है वह कभी कभी अपने घर पे फ़ोन किया करती थी, अपनी माँ से बात करती थी, लेकिन फ़ोन कट कर देती थी जब भी उनके पिताजी आते। कुछ भी बताती नहीं। नेहा की माँ उनको बहुत समझाती लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी। नेहा की माँ यहाँ तक कहती थी तुम घर चली जाओ, तुम्हारी बात मान ली जाएगी। लेकिन दोनों एक दूसरे को, माँ और बेटी का संबंध था काफ़ी अच्छा, अच्छी तरह से जानते थे। जो मेरा परिवार है हम दोनों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो उत्तम के पिताजी होते हैं थाने जाते हैं और थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और अपने बेटे के गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और कहते हैं मेरा बेटा लापता है कई दिनों से, उसका कुछ पता नहीं है। जो थानेदार होते हैं वह पूछते हैं कि तुम्हें किसी पे शक है? तो दयाराम नेहा के पिताजी उत्तम के पिताजी जो होते हैं नेहा के पिताजी का नाम लेते हैं। बोलते हैं मुझे दयाराम और शेरनाम सिंह जो दयाराम के भाई रहते हैं यानी कि नेहा के चाचा, उन पे शक है। थानेदार कुछ पुलिस वालों को भेजकर दयाराम को बुलाते हैं, पूछताछ करते हैं, काफी सख्ती से पेश आते हैं। तो दयाराम कहता है हाँ मैंने मारकर फेंक दिया है। मैं यमुना नदी में उत्तम को मारकर फेंक दिया हूं। यह बात सुनते ही उत्तम के पिताजी रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। पुलिस उत्तम के पिताजी को और नेहा के पिताजी को लेके जाती है। कई दिनों तक सर्च ऑपरेशन चलता है नदी में, लेकिन लाश नहीं मिलती। लाश नहीं मिलती है तो शक के घेरे में पहले से ही रहते हैं। पुलिस उन पर कड़ी नजर रखती, छानबीन करती। कुछ दिन बाद नेहा और उत्तम का दिल्ली से किडनैप हो जाता है। किडनैप होने के बाद उनको ग्वालियर के भिंड ले जाया जाता है। वहां उन दोनों को काफी समझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन दोनों समझने को तैयार नहीं थे। उन दोनों की वहीं पर हत्या कर जो दयाराम होते हैं और शेर नाम होते हैं, उनके चाचा और उनके पिताजी ने किडनैपिंग की थी। हत्या कर जो लड़का होता है उत्तम का गुप्तांग काट देते हैं और चेहरे को काफी बुरी तरह कुचल देते हैं। और कुछ दूरी पे एक जगह पड़ती है आंतरी भरथरी की पुलिया ग्वालियर में, वहां पर उसकी लाश को फेंक देते हैं और अपनी बेटी की भी बुरी तरह हत्या कर उसको वहां से कुछ दूरी पे फेंक देते हैं ताकि पुलिस को शक ना हो। राज्य बदल जाएगा, जीरा बदल जाएगा तो लाश को पुलिस अज्ञात घोषित कर कहीं ना कहीं जला देगी या दफना देगी। दोनों अपने घर चले आते हैं। नेहा के पिताजी दयाराम और उनके चाचा। एफआईआर दर्ज इधर उत्तम के पिताजी कराए रहते हैं, गुमशुदा की बातचीत होती है। तभी खबर आती है कि एक लाश मिली है एक लड़के की। ग्वालियर की पुलिस जाती है, उस लड़के की तलाश करती है, लेकिन उसके पास से कोई सामान नहीं मिलता। उसकी पहचान नहीं हो पाती है। लड़का लगभग 20 साल का रहता है। उसको मोचरी में डालकर रख दिया जाता है। आसपास के थानों में, आसपास के जिलों में इसकी खबर कर दी जाती है।
जैसे ही अभी कुछ ही घंटे बीतते हैं तब तक एक लड़की की लाश मिलती है। दोनों की हाइट और एज सेम रहती है। पुलिस को शक होता है, हो ना हो यह प्रेम प्रसंग का मामला है। लड़की की भी कोई पहचान नहीं हो पाती है। तभी फिरोजाबाद पुलिस को यह खबर मिलती है कि एक लड़की और एक लड़के की लाश मिली है ग्वालियर में। कद और काठी और जो उम्र है लगभग ग्वालियर की पुलिस बताती है। तो जो पुलिस होती है उत्तम के पिताजी को और दयाराम को साथ लेती है और ग्वालियर पहुंचती है। जब ग्वालियर शिनाख्त कराई जाती है लड़की और लड़के की लाश की, बॉडी की, तो पता चलता है कि वह उत्तम और नेहा की बॉडी है। दोनों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और इधर उत्तम के पिताजी अपने परिवार को फोन कर सारी बात बताते हैं। परिवार और गांव में हंगामा सा छा जाता है। न्यूज़पेपर में, मीडिया में यह बात चलने लगती है। गांव वाले हैरान थे कि एक पिता अपनी ही बेटी की हत्या कर उसे ग्वालियर में फेंक दिया है। गांव वाले तरह तरह की बात करते, एक पिता अपने बेटी की हत्या करते हुए उसके हाथ भी नहीं कांपे। खैर पुलिस उत्तम के पिताजी और दयाराम सभी को साथ लेकर फिरोजाबाद आती है। वहीं दयाराम को गिरफ्तार करती है और उनके भाई शेर नाम को गिरफ्तार कर कोर्ट में भेज देती है। दोनों पे मुकदमा चलाया जाता है और कोर्ट उन्हें जेल भेज देती है। दोनों का अंतिम संस्कार होता। गांव में काफी हंगामा रहता, काफी चर्चे रहते। एक पिता अपने पुत्री की बेरहमी से हत्या कर देता है और एक लड़के का गुप्तांग काट देता है और उसकी रूह भी न कांपी। ऐसा कैसे हो सकता है? जब पिता से पूछा जाता है कि तुमने अपनी पुत्री की और उत्तम की हत्या क्यों की, तुमने यह बात पुलिस को क्यों नहीं बताई, तो वह कहता है कि मैंने यह हत्या अपने आत्मसम्मान के लिए की। गांव में मेरी काफी बदनामी हो रही थी, शहर में हमारे ही चर्चे थे। मैं एक इज्जतदार सम्मानित व्यक्ति था, मैं कहीं शक्ल दिखाने के लायक नहीं था। तो मुझे सिर्फ एक ही उपाय सूझा कि क्यों ना दोनों की हत्या कर दूं। ना उनकी बॉडी मिलेगी और ना मैं कभी कभी पकड़ा जाऊंगा और धीरे धीरे दोनों की कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन उन अपराधियों को यह नहीं पता था कि पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं। गुनहगार कितना भी चालू क्यों ना हो, कितना भी चालाक क्यों ना हो, शातिर क्यों ना हो, एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है। दरअसल इस कहानी को सुनाने का मकसद आपको सतर्क करना है, जागरूक करना है। किसी को परेशान करना या ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। कुछ साथियों ने कमेंट किया है। ओम देवी हैं राजस्थान से, प्रियम सिंह हैं गाजीपुर से, प्रांशु जी हैं फिरोजनगर से, साहिल खान हैं, ये हमेशा कमेंट करते रहते हैं, राजस्थान से हैं, उत्तम सिंह, नेहा सिंह हैं बनारस से। आप सभी भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कहानी आपको कैसी लगी? मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।